Bismillahirrahman. So now we are here in our fourth week. तो अभी तक मैंने आप लोगों को जो कुछ सिखाया है उसके लिए मैं आपसे जानना चाहता हूँ। आप जो बहुत इम्पोर्टेंट वीडियो थी इस वीक की, वो थी डिमॉन्स्ट्रेशन जो कि मैं केली को और एवा को और शुन को दे रहा था। मैंने डॉक्टर तिवारी भी बैठे हुए थे और डॉक्टर तिवारी की मौजूदगी में मैंने अपना केस प्रेजेंट किया था बेसिकली कि मैं ये पेपर्स लिखना चाह रहा हूँ कोविड-19 के ऊपर। और ये 27-26 अप्रैल की बात है, पिछले साल की। तो वहां से कहानी स्टार्ट हुई। बेसिकली मैंने एक पेपर पढ़ा। उस पेपर पढ़ने के बाद मुझे लगा कि SIRNA के ऊपर काफी काम हो सकता है। तो वो एक पहले आप प्रपोज किया कि कैसे हम चीज़ों को स्टार्ट कर सकते हैं, राइट। तो यही आइडिया था। और उसके अलावा मैंने आपको कहा था कि आप सर्च करें खुद से कोई ऐसा नॉवल टॉपिक जो कि आपके आपको लगता है कि आप कर सकते हो, ठीक है, जो आपका इंटरेस्ट है उस हवाले से। अपने इंटरेस्ट को ज़हन में रखते हुए आपने एक टॉपिक जो है वो निकाला। रिव्यू आर्टिकल भी उसी तरह से होता है जैसे कि एक रिसर्च आर्टिकल होता है। फ़र्क सिर्फ क्या होता है कि रिसर्च आर्टिकल में डेटा जो आता है वो एक्सपेरिमेंट से आता है, और रिव्यू आर्टिकल में जो डेटा आता है दैट इज़ फ्रॉम द पब्लिश्ड वर्क, राइट। तो हमें कोई ना कोई प्रॉब्लम पहले देखना होता है कि प्रॉब्लम क्या है। अगर जब तक हमारे पास प्रॉब्लम ही नहीं होगा तो हम कोई भी पेपर, साइंटिफिक पेपर नहीं छाप सकते। तो प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये हो सकता है कि एक एरिया है, उसके ऊपर कोई सफिशिएंट एलेबोरेटेड रिव्यू आर्टिकल नहीं है, राइट। या फिर उसके ऊपर आर्टिकल आज से 10 साल पहले लिखा गया, लेकिन उसके बाद फील्ड में बहुत काम हुआ, लेकिन वो फील्ड में जो काम हुआ है उसको समराइज नहीं किया गया या उसको इलस्ट्रेट नहीं किया गया, ठीक है। तो ये हमारा बेसिक काम है। तो अब मुझे ईमेल्स मिली हैं। उन ईमेल्स के अंदर मैंने देखा है कि लोग, आप सब लोगों ने अपने अपने तय कोशिश की है कि आपको टॉपिक मिल जाए। लेकिन जो मेरी समझ में आ रहा है वो ये है कि एक्चुअली आई विल गिव यू द टॉपिक्स, राइट, बेस्ड ऑन योर इंटरेस्ट। और फिर हम उसके ऊपर काम करेंगे। तो उसके लिए मैं आपके साथ ये करूंगा कि मैं आपको टॉपिक दूंगा। अब आपको मैं सिर्फ टॉपिक दूंगा, एक टाइटल दूंगा। इस वीक के खत्म होने के बाद, यानी कि मंडे को, और मंडे से लेकर आपके पास फ्राइडे तक टाइम होगा। आपने उस टॉपिक की आउटलाइन बनानी है, लिटरेचर को सर रिव्यू कर, ठीक है। अभी मसलन एक नोरीना ने मुझे एक बना के भेजी असेसमेंट, ठीक है। तो मैं उस असेसमेंट को सिर्फ आपके साथ स्क्रीन पे शेयर करना चाहता हूँ ताकि आपको आइडिया हो कि उसमें गलतियाँ क्या हैं और हम उन गलतियों को किस तरह से एड्रेस कर सकते हैं। Yes, this is wonderful. This is wonderful way of presenting the data. But here, what is the problem? I will just want to show you कि इसके अंदर प्रॉब्लम क्या है, ठीक है, ताकि आपको आइडिया हो सके कि आपने क्या गलती नहीं करनी। Insights of cell-penetrating peptides, a novel career for siRNA, the future of medical application. अगर मैं इस चीज को उठाकर देखूँ ना तो इसमें बहुत सारे रिव्यू आर्टिकल्स पहले से ही पढ़े हुए हैं, ठीक है, कि सेल पेनिट्रेटिंग पेप्टाइड नोवल करियर फॉर SIRNA। अब मैं इसको सर्च करता हूँ, इस पे जाता हूँ scholar.google पे और इसको मैं सर्च करता हूँ। सेल पेनिट्रेटिंग पेप्टाइड्स आर वेक्टर फॉर डिलीवरी ऑफ SIRNA इनटू सेल्स, 2013 में छपा है। सेल पेनिट्रेटिंग पेप्टाइड कंसाइज रिव्यू विद एम्फोसिस इन बायोमेडिकल एप्लीकेशंस, 2018 में छपा है। तो हमें क्या मतलब इसमें नॉवेलिटी क्या होगी? इसमें मैं ये जानना चाहता हूँ कि इसमें नॉवेलिटी क्या होगी। अब मेरी बात समझ रहे हो कि इसमें नॉवेलिटी क्या होगी? लेकिन इसमें मजे की बात यह है कि कुछ चीजें ऐसी हैं जो कि नॉवल हो सकती है। बेसिकली ये कॉपी किया हुआ है उस आइडिया को जो कि कोविड-19 का जो मेरा पेपर है उसको, राइट। तो CPP एज वेक्टर फॉर SIRNA फॉर द थेरेपी ऑफ प्लेथोरा ऑफ डिजीजेस। साइंस आज कभी भी साइंस जो है वो प्लेथोरा ऑफ डिजीजेस पे काम नहीं करती है। साइंस हमेशा किसी स्पेसिफिक के ऊपर काम करती है, राइट। अगर कोई स्पेसिफिक चीज होगी तो उस पर काम कर सकते हैं। मैं ये कह सकता हूँ कि CPP एज ए वेक्टर SIRNA फॉर द थेरेपी ऑफ न्यूरो डिजेनरेटिव डिसऑर्डर्स, राइट। अगर मैं कह देता हूँ CPP एज ए वेक्टर फॉर थेरेपी ऑफ प्रोस्टेट कैंसर, या CPP एज ए वेक्टर फॉर SIRNA थेरेपी ऑफ स्मॉल लंग सेल कार्सिनोमा,
राइट, स्मॉल सेल लंग कार्सिनोम, गॉट इट। तो हमें ये फिर बन जाएगा हमारा एक टॉपिक, मतलब इसी टॉपिक को अगर मुझे फायर मतलब चेंज करना है तो मैं क्या करूंगा, emphasize the cell penetrating peptide as novel carrier for the siRNA for the therapy of particular disease, right? वो बैक्टीरिया भी हो सकता है, एंटी माइक्रोबियल डिजीजेस भी हो सकती है, वो कोई भी ऐसी चीज हो सकती है, ठीक है। अब फिर चैलेंजेस इन द सिंथेसिस ऑफ सीपीपी, अब इट हैज नथिंग, इट विल बिकम केमिस्ट्री टॉपिक। अगर हम सिंथेसिस ऑफ सीपीपीज को देखेंगे, इट हैज नथिंग टू डू विद एसआईआर, करेक्ट। तो लिमिटेशंस ऑफ सीपीपी एज अ करियर, वो बताना, वो भी पहले डिस्कस हो चुका हुआ है कि इसकी क्या लिमिटेशंस हैं। अब ये एक चीज इंपॉर्टेंट है कि ये देखना कि रिव्यू ऑफ पेटेंट्स अप्रूव्ड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ वेरियस डिजीजेस यूजिंग सीपीपी फॉर द डिलीवरी ऑफ एसआईआर, राइट। अब वेरियस डिजीजेस के अंदर तो इस वक्त मेरा ख्याल में कोई 10,000 डिजीजेस होंगी, तो हम हर 10,000 डिजीजेस के ऊपर कैसे काम कर सकते हैं, राइट। तो अब वेरियस डिजीजेस, प्लेथोरा ऑफ डिजीजेस, इस तरह से नहीं हम सोच सकते। क्लिनिकल ट्रायल्स, अगेन हम क्लिनिकल ट्रायल्स पे जाके चेक कर सकते हैं कि एसआईआरएनए के ऊपर कौन से क्लिनिकल ट्रायल्स हो रहे हैं और कौन सी डिजीजेस के ऊपर हो रहे हैं। मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि मैं इसको बिल्कुल डिस्कार्ड कर सकता हूँ, लेकिन हम इसको मॉडिफाई कर सकते हैं। व्हाट इज सेल पेनिट्रेटिंग पेप्टाइड, इसके ये फील्ड बहुत पुरानी है, 2001 से चल रही है, तो सबको पता है क्लासिफिकेशन क्या है, सिंथेटिक सीपीपीज क्या है, बेस्ट करियर फॉर एसआईआरएनए अमंग ऑल अदर करियर्स। तो यहाँ पर अब हमें दूसरे करियर्स भी बताना पड़ेंगे, वो दूसरे करियर्स कौन से हैं जिनके साथ हम उनका कंपैरिजन कर रहे हैं सेल पेनिट्रेटिंग पेप्टाइड के साथ। मैग्नेनिमस लिटरेचर सपोर्टिंग द सीपीपी एज सुटेबल करियर फॉर एसआईआरएनए। अब ये लफ्ज बहुत खूबसूरत लगता है मैग्नेनिमस, लेकिन ये सिर्फ वर्बोसिटी है, इसके अंदर कोई खास मानी नहीं है, ठीक है। और वेरियस एलिमेंट्स इज नॉट समथिंग दैट is going to work. So you should learn something from this dissection that I am doing right now, because that's what you have to understand while making your own outline. चलिए, फिर उसके बाद हम आते हैं और देखते हैं SIRNA डिलीवरी इन MDR इन फॉर MDR इन कोलोरेक्टल कैंसर। तो मुझे ये MDR से समझ नहीं आया कि दुआ दुआ फातिमा, ये मुझे बताओ कि MDR क्या चीज है। सर मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस मैंने सर्च किया था। मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस किसके अगेंस्ट, कीमोथेरेपी के अगेंस्ट या फिर बैक्टीरिया? बिकॉज एमडीआर का जो टॉपिक है वो मुख्तलिफ चीजों में इस्तेमाल होता है, एमडीआर अगेंस्ट कीमोथेरेपी, एमडीआर अगेंस्ट एंटीमाइक्रोबियल थेरेपी। तो नेचुरली यहाँ पर नजर तो आ रहा है कि कोलोरेक्टल कैंसर है तो मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस सर इन अगेंस्ट कीमोथेरेपी। कीमोथेरेपी इन कोलोरेक्टल कैंसर। हम्म। आपने इस हवाले से कुछ पेपर पढ़े? जी सर मैंने पढ़े थे पेपर्स, बट जो जैसे जर्नल्स है ना, लाइक JCR है या लाइफ साइंसेज, जो आपने कहा था ना कि कुछ जर्नल्स आपने सिलेक्ट करने हैं, तो हाँ, मैंने उसमें काम हुआ हुआ है, बट इस तरह नहीं काम हुआ हुआ कि SIRNA की डिलीवरी चेक की हुई हो। मतलब अलग अलग, लाइक MDR इन कोलोरेक्टल कैंसर काम हुआ हुआ है, SIRNA डिलीवरी इन कोलोरेक्टल कैंसर काम हुआ हुआ है, बट MDR के अगेंस्ट नहीं काम हुआ हुआ, अब लाइक कोलोरेक्टल दो कैंसर में बंदे हैं अगर। जिन्होंने लिखा है आरएनए बेस्ड थेराप्यूटिक्स फॉर कोलोरेक्टल कैंसर अपडेट्स एंड फ्यूचर डायरेक्शन। जी सर। ये 2020 में छपा है, फार्माकोलॉजिकल रिसर्च के अंदर छपा है। फार्माकोलॉजिकल रिसर्च का हम इम्पैक्ट फैक्टर चेक करेंगे क्या है वैसे, बाय द वे आइडिया है कोई? एल्सीवियर का Sir, I जरा, think it's huge. हाँ, 10 के आसपास है। 10 के आसपास है, वेरी गुड। अब हम इसको जरा एनालिसिस करने की कोशिश करते हैं कि इसने कहा इंट्रोडक्शन, RNA based therapeutics in colorectal cancer, improving the effectiveness of RNA therapeutics for पहले देख लेते हैं ना, एब्स्ट्रैक्ट है ये, व्हाट इज ASO। अभी तक तो पता होना चाहिए ASO क्या है, इतना पढ़ लिया। सर ASO जो है ओलिगो न्यूक्लियोटाइड्स है। एंटीसेंस ओलिगोन्यूक्लियोटाइड, हम्म। ठीक है। RNA एप्टामर, mRNA which are माइक्रो RNA और siRNA, गुड। ये वो कह रहा है कि जी कोलोरेक्टल कैंसर को ये चार चीजें कर रही हैं, तो इस पेपर में ये चार चीजें हैं जिन्होंने कोलोरेक्टल कैंसर के ऊपर काम किया। हाँ, इंट्रोडक्शन दिया उसने, ठीक है। अब मजे की बात यह है कि आप इसमें इंट्रोडक्शन देखोगे तो कैसा है
सबसे पहले वो ये बोलेगा कि इसकी प्रेवलेंस कितनी है। 2018 में देखो तो वो कहता है कि स्टैटिस्टिक्स बतानी है आपको कि व्हाई दिस टॉपिक इज इम्पोर्टेंट, राइट, कोलोरेक्टल कैंसर। फिर उसके बाद मेन ट्रीटमेंट ऑफ इज आईवी मेटास्टेटिक कोलोरेक्टल इज कीमोथेरेपी। और कीमोथेरेपी उसने डिसएडवांटेज बताए होंगे। सर्वाइवल रेट इसका कितना है, 5%, अराउंड 5 ईयर सर्वाइवल रेट 14% है। और जो इसमें जो दवाइयाँ दी जाती हैं वो उनका नाम बता दिए कि ये जो दवाइयाँ हैं ये दी जाती हैं, ठीक है जी। आगे चलते हैं। एसाइरेंट दिस इज व्हाट वी हैव टू डू। एजेंट कौन सा यूज किया, टारगेटेड सेल कौन से थे, टारगेट्स क्या थे, फंक्शंस क्या थे, ये चीज इंपॉर्टेंट है। आरएनए इंटरफेरेंस क्या होती है, एसआईआरएनए क्या होता है, ये हम आसानी से निकाल सकते हैं, कोई मुश्किल नहीं है। माइक्रो आरएनए क्या होते हैं, फिर उसके बाद एंटीसेंस ओलिगोन्यूक्लियोटाइड्स क्या होते हैं, आरएनए एप्टमर्स क्या होते हैं, और लॉन्ग नॉन कोडिंग आरएनए क्या होते हैं, उसकी भी उसने बना दी एक समरी। केमिकल स्ट्रक्चर मॉडिफिकेशन बिल्कुल ठीक है, अगर आपने वो पेपर मेरा पढ़ा है और ओवरकमिंग बैरियर्स वाला, तो उसमें यही केमिकल मॉडिफिकेशन में बहुत बात हुई है। क्लिनिकल एप्लीकेशन ऑफ आरएनए बेस्ड थेरेपी इन कोलन कैंसर। Only one limited number of siRNA SOMEs एंटीसेंस ओलिगोन्यूक्लियोटाइड, ये 5 एंटीसेंस ओलिगोन्यूक्लियोटाइड ड्रग्स हैं जो कि अप्रूव हो चुकी हैं, और ये जो है ये क्लिनिकल ट्रायल में। ओके गुड, दैट्स वंडरफुल। सो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, क्या नाम है, दुआ, कि आप इस पेपर को समझने की कोशिश करो पहले, बल्कि सारे ही समझने की कोशिश करो, राइट। एक पेपर ये मैं आपको भेज रहा हूँ आप चैट के अंदर। ओके मुझे ये सर। अभी देखो, मैं आपके सामने कितनी देर में इसको मैंने स्कैन किया, सर 5 मिनट्स, 5 to 6 मिनट्स। आपको इसी तरह से स्कैन करना आना चाहिए। अगर आप ये कर लेते हो तो यू आर गुड। ठीक है, ये चैट है, चैट में से कॉपी कर लो। ये जो मैंने ओके चैट सर। भेजी है, आप इसको कॉपी कर लो। वेरी गुड। तो एमडीआर के ऊपर बात हो गई, उसके बाद आगे चलते हैं। कौन सी ईमेल में देखते हैं कि क्या चल रहा है। अच्छा जी, अबीहा कह रही है कि मुझे समझ नहीं आ रही, इरम शहजादी कह रही है मुझे समझ नहीं आ रही, सुभान ने कुछ नहीं किया, गौहर रफीक और इन्होंने, मतलब इन्होंने भी अच्छा काम किया। जो तीनों डेंटल सर्जन है, ये गौहर रफीक और उजाला शाहिद और सुल्तान। Effect of HPV, human papilloma virus, E6, E7, siRNA with chemotherapeutic agents on regulation of TP53 by E2F dynamic behavior for cell fate disease. Neoplasia, October। मुझे ये लग रहा है कि दिस इज अ रिसर्च पेपर। एजीओ पता नहीं क्या होता है। न्यूक्लिक एसिड रिसर्च, ये भी मुझे वो लग रहा है, क्या नाम है, रिसर्च पेपर। ये सारे रिसर्च पेपर्स लग रहे हैं, लेकिन इन रिसर्च पेपर से टॉपिक क्या बनाएंगे हम, दैट इज अनदर क्वेश्चन दैट आई हैव इन माय माइंड। सो आई हैव टू वर्क ऑन इट। सो व्हाट आई थिंक इज दैट, लेट मी सी, मैंने शायद एक टॉपिक्स की लिस्ट बनाई थी, कहाँ पर होगी, लेट मी सी, लेट मी सी, मिनिमाइज नहीं कर सकता मैं, ओके ओके। PhD training, there are documents, PhD training, desktop, PhD training, gene therapy course, ओके। मैंने एक रॉ सा बनाया था कि कौन कौन से टॉपिक्स होंगे जिनके ऊपर हम काम करेंगे, और नो दिस इज इन प्रोग्रेस रिपोर्ट, यस ओके। सो व्हाट आई विल डू इज दैट कि हम जो तीन तीन ग्रुप हैं, इस वीक के अंदर थोड़ा सा मॉडिफिकेशन हमें करना पड़ेगा टू एड्रेस द टॉपिक इशू, बिकॉज एक वक्त में मैं सारों के साथ सारे टॉपिक डिस्कस नहीं कर सकता। तो हमारा जो एक ग्रुप होगा, तो मैं प्लान करके, तो आज मतलब संडे के एंड तक मैं प्लान करके आप लोगों के साथ 3 का ग्रुप होगा, उनके साथ मेरी जूम मीटिंग होगी, ठीक है। बट वी हैव टू मेक श्योर कि वो तीनों ग्रुप
तीनों बंदे अवेलेबल। ठीक है, तो आप अपने ग्रुप के अंदर, जो आपके ग्रुप की चैट्स बनी हुई हैं, ठीक है, आप उनके अंदर कोऑर्डिनेट करके मुझे टाइम बता दो कि जी इस टाइम पर हम अवेलेबल हैं, हम आपके साथ डिस्कस करना चाह रहे हैं टॉपिक्स। ठीक है, फिर मैं उसकी आउटलाइन बनाऊंगा। जिस दिन आउटलाइन बन गई उसके बाद काम बहुत आसान हो जाएगा। उसके बाद फिर मैं आपको गाइड कर सकूंगा कि ये चीज उठानी है, ये चीज नहीं उठानी, ये स्टोरी बनानी है, ये स्टोरी नहीं बनानी, ये रेलेवेंट डेटा है, ये नॉन रेलेवेंट डेटा, राइट। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से यू इज दैट कि आपने जो ग्रुप है आपके, उसमें आपने मेरे साथ प्लान करना है। तीन बंदों ने, सिर्फ तीन बंदे जो कि ग्रुप के अंदर हैं, वो मेरे साथ इंडिविजुअल मीटिंग करेंगे। ठीक हो गया। जैसे नोरीना है, फहद है और फायजा है, मोहम्मद अली है, और मोहम्मद अली आपके साथ कौन है? फातिमा जावेद है, और कौन है? इरम शहजादी हैं और फातिमा जुबैर। बिल्कुल ठीक है, तो इरम शहजादी, फातिमा जावेद और मोहम्मद अली आपस में डिस्कस करेंगे कि किस तरह से करना है। और इसी तरह से क्या नाम है, मैं देखता हूँ कौन कौन से ग्रुप्स हैं, मुझे याद नहीं रहते। याद हो जाएंगे पक्की तरह से। अबीहा, दुआ और हसीन फातिमा। ठीक है, अभी हसीन फातिमा है हमारे साथ, दुआ फातिमा भी है, वेरी गुड। अबीहा इम्तियाज भी कर जी लिया। सर। अब अभी मीटिंग खत्म होने के बाद प्लीज आप तीनों कोऑर्डिनेट करें। मेरे पास जो टाइम है बेस्ट, वो ये वाला टाइम है या फिर सुबह का टाइम। और आम दिनों में वीक डेज के अंदर आप मेरे साथ ये बात कर सकते हो, दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम, राइट। तो वीक डेज में भी आप सुबह के टाइम या शाम के टाइम, ठीक है, एक प्लानिंग कर लेंगे और 1 घंटे की डेडिकेटेड हम मीटिंग करेंगे, जिसमें हम सिर्फ और सिर्फ एक टॉपिक उठाएंगे और उसकी आउटलाइन बना के खत्म करके तो छुट्टी करें। ओके सर। ठीक है, जी सर। दैट इज माय आइडिया। तो एंड देन आई विल असाइन, अगर टाइम मिला उस मीटिंग में तो बहुत अच्छी बात है, अगर टाइम नहीं मिला तो हम एक और मीटिंग करेंगे जिसमें मैं असाइन करूंगा टॉपिक्स कि ये वाला टॉपिक जो है ये बंदा स्टडी करेगा, ये वाला टॉपिक ये बंदा स्टडी करेगा, ये वाला टॉपिक ये बंदा स्टडी करेगा, और वो स्टडी किस तरह से करेगा, राइट। so that is how we will execute this thing. Any questions, any thoughts? Fahad, do you have any thought about this strategy? स्ट्रैटेजी तो आई फाइंड इट फाइन, क्योंकि ऐसे ही होगा कि पहले डिटेल डिस्कशन जब तक हर ग्रुप मेंबर्स के साथ नहीं होती तब तक पिटफॉल्स नहीं पता चलेंगे, तब तक आपको ये नहीं पता चलेगा कि दूसरा बंदा किस पर्सपेक्टिव से अपना ये आइडिया प्रपोज कर रहा है। तो इन सारी चीज़ों को देख लेते हैं। उसके बाद फिर ये भी है कि पता चल जाएगा कि किस बंदे की कौन सी एक्सपर्टीज़ है। जिस तरह फॉर एग्जांपल हमारे ग्रुप में अगर किसी की एक साइड पे एक्सपर्टीज़ है तो वो उस तरफ ज़्यादा फोकस होकर काम करेगा, तो दूसरे बंदे जो है वो रिमेनिंग फील्ड्स पे काम करके फिर तो इंशाल्लाह अब खत्म कर ये देंगे आप प्रोजेक्ट लोगों के को। ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो आज की मीटिंग के बाद आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो ये है, convenient time for me is this time, which is morning my 9 a.m. until 11 a.m. So 9 से 11 का टाइम स्पॉट देख लें आप, या फिर आप रात का टाइम स्पॉट देख लें। उसमें आपको सुबह जल्दी उठना पड़ेगा कि आपकी सुबह 9 से 11 बजे तक, ठीक है, या आपकी सुबह 8 से 11 बजे तक। ठीक है, 8 बजे अगर उठ सकते हो तो वेरी गुड, 8 से 11 बजे तक कर लो, बिकॉज रात के वक्त मैं ज्यादा चार्ज होता हूँ। ठीक है, मतलब मेरा प्रोडक्टिविटी ग्राफ जो है वो 4 पीएम के बाद बढ़ता है। 4 पीएम से लेकर 12 पीएम तक मेरा बेस्ट क्वालिटी टाइम होता है इन टर्म्स ऑफ क्रिएटिविटी। ये टाइम पे तो मैं सो रहा होता था। तो नोरीना, अभी मैंने पेपर आपका डिस्कस किया है इस रिकॉर्डिंग के अंदर, तो आप वो जब ये रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगी तो आपको आइडिया हो जाएगा कि मैं ये क्या कह रहा था। तो बस ब्रीफली मैं बता देता हूँ नोरीना आपको कि आज के दौर में प्लेथोरा ऑफ डिजीजेस, बहुत ज्यादा डिजीजेस, ये इस पे काम नहीं होता, ना ही कोशिश करो, क्योंकि अगर इस पे काम करने की कोशिश करोगी तो आपको एक्चुअली किताब लिखना पड़ेगी, आर्टिकल नहीं लिखना पड़ेगा। ठीक है, आज के दौर में हम स्पेसिफिक्स के ऊपर बात करते हैं। मेरा जो पर्सनल आइडिया है, एक तो ये है कि हम न्यूरो डिजेनरेटिव डिजीजेस पे काम करेंगे, दूसरा हम ब्रेस्ट कैंसर के ऊपर काम करेंगे। ठीक है, बिकॉज ब्रेस्ट कैंसर के ऊपर मैंने बहुत ज्यादा स्टडी किया हुआ है और न्यूरो डिजेनरेटिव डिजीजेस पे भी मैंने बहुत ज्यादा स्टडी किया हुआ है। ठीक है, उसके ऊपर मैंने जैसे लास्ट टाइम दिखाया था कि हमने काम काफी किया हुआ है न्यूरो डिजेनरेटिव डिजीजेस के ऊपर।
स्पेशली ब्लड ब्रेन बैरियर, और उसके ज़रिए से हम किस तरह से काम कर सकते हैं। और ये मतलब ओरल कैंसर, जो कि डेंटल सर्जन हैं हमारे साथ, वो ओरल कैंसर के ऊपर काम करेंगे तीनों, क्योंकि वहाँ पर ओरल कैंसर इज अ देयर प्रॉब्लम, लाइक डेंटल सर्जरी के अंदर दे हैव देयर प्रॉब्लम। तो ये हो गया 3 ग्रुप। बाकी रह गए फिर 3 ग्रुप। इन्हीं 3 ग्रुप के अंदर मतलब बेसिकली मेरा टॉपिक ब्रेस्ट कैंसर रहेगा, न्यूरोडिजेनरेटिव डिजीजेस रहेंगी, और ओरल कैंसर रहेगा। अब न्यूरोडिजेनरेटिव डिजीजेस बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है। अब उसमें से हम एक टॉपिक एक ग्रुप को देंगे, दूसरा टॉपिक दूसरे ग्रुप को देंगे, ठीक है। और इसी तरह से ब्रेस्ट कैंसर के ऊपर भी बहुत ज़्यादा काम है, ठीक है। और एक चीज़ मैं आपको सिर्फ एक नमूने के तौर पर बता देता हूँ कि ये मैंने काम शुरू किया था, लेकिन मैंने उसको पाया तकमील तक नहीं पहुंचाया, बिकॉज ऑफ सर्टन रीजंस, बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ द ह्यूमन रिसोर्स में बी, दैट आई डोंट हैव डॉक्यूमेंट्स। अभी इसमें एक पेपर हमने स्टार्ट किया था, राजवीन, ठीक है। अब इसमें ये एक पेपर छपा था, ये तो आप देख रहे हो, ये कह रहा है SIRN इन ओवेरियन कैंसर, डिलीवरी स्ट्रेटेजीज एंड टारगेट्स फॉर थेरेपी, राइट। अब ये एक टॉप ये छपा है 2018 के अंदर, आई गेस। हाँ, 2018 में छपा, बिल्कुल ठीक, 2018 में छपा, ठीक है। ये है ओवेरियन कैंसर पेपर। अब ये बहुत जबरदस्त पेपर है, इसको अगर हम पढ़ा जाए तो मैं ये भी इसका भी लिंक भेज रहा हूँ आइडिया करने के लिए। ये सिर्फ क्या कर रहे हैं हम इसमें, बेसिक चीज क्या कर रहे हैं हम कि ओवेरियन कैंसर के अंदर वो कौन से ऐसे जीन्स हैं जिनको SIRNA के जरिए से टारगेट किया जा सकता है, Got it? और किया गया है, बेसिकली किया गया है, और कौन से मेथड्स के जरिए से किया गया है, ठीक है। तो इसी तरह से हमें ये देखना है कि ब्रेस्ट कैंसर की पैथोजेनेसिस के अंदर कौन से ऐसे जीन्स हैं जो कि ब्रेस्ट कैंसर के अंदर प्रेवलेंट हैं, और हमें सिर्फ उन्हीं को टारगेट करना है, ठीक है। तो बेसिकली हमारे पास ये एक टेम्पलेट है जिसको हम फॉलो कर सकते हैं। सो आई एम जस्ट सेंडिंग यू दिस लिंक। फिर इसके ऊपर हमने काम भी किया, मतलब ये रिव्यू स्टार्ट किया था, ये ठीक है। तो मैंने मतलब डेविड को, शाजवीन को, शुन को काम भी दिया था, और इसकी आउटलाइन बनी पड़ी है। मतलब मिसाल के तौर पर ये आउटलाइन है, हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव SIRN थेराप्यूटिक्स फॉर ब्रेस्ट, द टारगेट जीन्स फॉर ब्रेस्ट कैंसर थेरेपी, बैरियर्स टू SIRN डिलीवरी फॉर ब्रेस्ट कैंसर, SIRN डिलीवरी सिस्टम फॉर थेरेपी ऑफ ब्रेस्ट कैंसर। सिर्फ सेल पेनिट्रेटिंग पेप्टाइड नहीं है, इसके अलावा भी हैं, कैटाइनिक पॉलीमर्स हैं, लिपिड बेस्ड डिलीवरी सिस्टम्स हैं, एक्सेट्रा व्हाटएवर कम्स फॉर डिस्कशन एंड कंक्लूजन, इनोवेशन एंड फ्यूचर पर्सपेक्टिव, ठीक है। अब मजे की बात यह है कि ब्रेस्ट कैंसर की 6 टाइप्स हैं, ठीक है। ब्रेस्ट कैंसर की 6 टाइप्स हैं सेल्स की, राइट। हम बहुत स्पेसिफिक भी कर सकते हैं, हम सिर्फ ये कह सकते हैं कि जी ट्रिपल नेगेटिव ब्रेस्ट कैंसर के अंदर क्या काम हुआ, या MCF7 सेल्स के अंदर क्या काम हुआ, या MDA MB231 सेल्स के अंदर क्या काम हुआ, या फिर MDA MB465 सेल्स के ऊपर क्या काम हुआ, got it? So more specific we go, the more good our review will be, and more good chances are that they will be published, because we are looking for the ideas that has never been published, ठीक है। we're not looking for the ideas that have already been published, because जो चीज पब्लिश हो चुकी हुई है और लोगों ने काम कर लिया है, उसके ऊपर इतना खपाई करने का फायदा कोई नहीं है, वो तो कॉपी पेस्ट बनेगा, ठीक है। लेकिन आइडिया पर्सपेक्टिव क्या है, आइडिया होना चाहिए कि आपके पास आइडिया क्या है। Does this make sense? Yes. Yes, sir. Yes, sir. हाँ हाँ, बोलो बोलो। अब दूसरी चीज क्या है, अब आप लोगों को अभी तक जितनी मैंने अंडरस्टैंडिंग की है कि आपको ये पता चल जाए कि पेपर को स्कैन कैसे करना है स्पीडीली, तब तक ये वाली स्किल डेवलप नहीं होती अंदर आपके कि आपने पेपर को स्कैन कैसे करना है स्पीडीली, ठीक है। कि आप पेपर पढ़ोगे, स्क्रॉल करते जाओगे, हेडिंग्स देखोगे, डायग्राम्स देखोगे, तो आपको आइडिया हो जाएगा कि क्या चीज चल रही है, राइट।
वो कैसे होगा? जो अभी तक मैंने कंटेंट आपको पढ़ाया है, अभी तक मैंने जो आपको कंटेंट डिलीवर किया, मिसाल के तौर पर एक्सपेरिमेंट्स कुछ मैंने बताए हैं आपको, बाइंडिंग एफिनिटी एक्सपेरिमेंट बताया है, सीरम स्टेबिलिटी एक्सपेरिमेंट बताया है, साइटोटॉक्सिसिटी एक्सपेरिमेंट बताया है। इसके अलावा आगे आने वाले दिनों में मैं आपको सेलुलर अपटेक स्टडी भी पढ़ाऊंगा, कन्फोकल माइक्रोस्कोपी भी पढ़ाऊंगा, वेस्टर्न ब्लॉटिंग भी पढ़ाऊंगा, जीन साइलेंसिंग एक्सपेरिमेंट जिसको कहते हैं, राइट। और इसके अलावा आरटीपीसीआर यानी कि रियल टाइम पीसीआर के जरिए से कैसे टेस्ट की जाती है, तो ये भी साथ साथ चलेगा, बिकॉज ये चीजें फाउंडेशन प्रोवाइड करेंगी आपकी स्पीड रीडिंग के लिए। अगर आपको ये चीजें नहीं आती हैं तो आप रीड नहीं कर सकोगे, आप अंडरस्टैंड नहीं कर सकोगे। मिसाल के तौर पर जस्ट गिविंग योर डिमॉन्स्ट्रेशन, अब मैं लगने को मतलब बहुत मुश्किल लग रहा है जो हमें गोहर ने टॉपिक भेजा है, ये कि इसको पढ़ते हुए हमें यूं लग रहा है कि ये बहुत ही औखा काम। अब देखो, मुझे कोई सिर्फ ये समझा सकता है कि इसका मतलब क्या है? इफेक्ट ऑफ एचपीवी E6 E7 siRNA with chemotherapeutic agents on the regulation of this dynamic behavior for cell-fate disease. What is the meaning of this sentence? अगर आप इसका मीनिंग लेने के कामयाब हो गए हो तो समझो आपने अभी तक जो मुझे पढ़ा है वो समझ में आता है। अब मैं कैसे पढ़ूंगा इसको? इफेक्ट ऑफ complicated siRNA with chemotherapeutic agents. So actually they are doing the dual therapy of chemotherapeutic agents with siRNA, which is complicated, on the regulation of this and this. अब this and this is gene, they are the two genes, ठीक है? On the regulation of this and this genes behavior for cell-fate decisions. मतलब सादा सी बात ये कह रहा है, सेल-फेट डिसीजन एक वर्बोसिटी है। बुनियादी तौर पर वो ये कह रहा है कि सेल को मारना है, मतलब ठीक है। अब क्वेश्चन ये है कि ये वाला जो जीन है TP53 एंड E2F, ये किस जगह पर एक्सप्रेस होता है? बिकॉज वो आ रहा है, क्या नाम है, ओरल कैंसर के पॉइंट ऑफ व्यू से, ये क्योंकि HPV जो है इट इज द मोस्ट लीडिंग कॉज ऑफ हेड एंड नेक कार्सिनोमास, HPV ह्यूमन पैपिलोमा वायरस, राइट। तो उन्होंने क्या किया कि ह्यूमन पैपिलोमा वायरस की किसी खास जीन को का siRNA डिजाइन किया है, और वो खास जीन ये वाले जीन है जिसकी वजह से वो सेल मर जाएगा या हेड एंड नेक कार्सिनोमा का इलाज हो जाएगा। आपको शुरू में जब लग रहा था तो ये मुश्किल लग रहा था, अब ये टॉपिक समझ में आया या नहीं आया? बोलो। आ गया सर। मतलब इतना मुश्किल लगता है ना, लेकिन है मुश्किल नहीं। अच्छा जी, AGO accessible anti-cancer siRNAs designed with synergistic miRNA like activity, इसका क्या मतलब है? अब जोर लगाओ दिमाग पे, फिर मैं बताता हूँ इसका मतलब क्या। siRNAs for anti-cancer therapy, ठीक हो गया। which मतलब कि हम कह रहे हैं कि siRNAs जो एंटी कैंसर थेरेपी रखते हैं उनका जो डिज़ाइन है, क्या कहते हैं, उनका डिज़ाइन जो है, क्या कहते हैं, इस तरह किया गया है कि एक्सोजेनस mRNAs जो है उनके साथ इसका सिनर्जिस्टिक इफेक्ट आता है, और वो एंटी कैंसर जो क्या कहते हैं siRNAs हैं, दे हैव टू बी एक्सेसिबल टू AGO. I don't know what AGO is actually, लेकिन this is what I've been able to elucidate. हाँ, मतलब बेसिकली इसमें क्या AGO किया उसने? यस फायदा, यस यू हैव टू। AGO was working with mRNA ना, जब वो न्यूक्लियस से बाहर आता है आपका, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है, आपने वीडियो जो भेजी थी सबसे पहले वाली 4 वीडियोस, उनमें से एक वीडियो में आपने बताया हुआ था कि जब न्यूक्लियस से बाहर आता है तो फिर कॉम्प्लेक्स बनता है, और उसके बाद फिर siRNA अपना अफेक्ट करना शुरू कर देता है ना, उसके प्रोटीन वो इनहिबिशन में, ट्रांसलेशन के। तो आई थिंक दिस इज दैट। तो बेसिकली ये एगो आई थिंक एक प्रोटीन है जो आपने बताया था शायद कि वो डबल स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर को सिंगल स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर में कन्वर्ट करती है, इस तरह कुछ। वेरी गुड।
That was mRNA. ओके, वेरी गुड। और कोई बताना चाहता है? ए अगर मैं कट भी दिया ना, ए सारी कहानी मैं कट भी दिया ना, मैनू कोई टेंशन नहीं है, because every siRNA is ego accessible if it is siRNA, got it? If it is siRNA, it is ego accessible. तो बेसिकली ये कह रहा है कि siRNA और mRNA की सिनर्जिस्टिक एक्टिविटी चेक की गई है, that's it, right? So they designed microRNAs and siRNA. Then we remember कि microRNAs are produced endogenous. You remember microRNAs are produced endogenously, मतलब microRNA से ही जाके siRNA बनता है naturally, if you remember, Yes, sir. right? Yes. So अब मुझे नहीं पता, I don't know, I did not read this paper, I'm just trying to infer, यानी कि एक आप लोग के ज़हन से वो निकालना चाहता हूँ, डर और खौफ निकालना चाहता हूँ कि जो टॉपिक बहुत मुश्किल नजर आ रहा होता है वो एक्चुअली इतना मुश्किल होता नहीं है, अगर सिर्फ बेसिक्स पता हो कि जीन है या प्रोटीन है। ठीक है, अब मिसाल के तौर पर इसको लिखते हैं, siRNA अगेंस्ट दिस वायरस, लेटेंसी रेप्लिकेशन फैक्टर EBNA1 inhibits its function and growth of FBV dependent tumor cells। वायरोलॉजी बहुत अच्छा जर्नल है, मतलब बेशक नया जर्नल है, इस वजह से इसका इम्पैक्ट फैक्टर थोड़ा है, लेकिन है अच्छा जर्नल। तो बताओगे कोई आसान जबान में बताएगा? इरम शहजादी, तुम आसान जबान में बताओगी इस टाइटल का मतलब क्या है? सर इसमें एसआरएनए की एक्टिविटी चेक की गई है अगेंस्ट एप्स्टीन बार वायरस, मतलब इसका जो एप्लीकेशन फैक्टर है EBNA1। अब ये सारी चीज को मैं वैसे ही निकाल दूं ना, काटा लगा दूं इसके ऊपर, तो मैं सिर्फ इसको ऐसे पढ़ूंगा, siRNA अगेंस्ट EBNA1, जिंदगी आसान हो गई ना? हाँ, बेसिकली ये EB1A को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये EB1A क्या है बोलो? वायरल स्ट्रेन है ना, Replication जैसे factor. SARS-CoV-2 बोलते हैं हम ना, फॉर कोरोना वायरस वायरल स्ट्रेन है। EBNA1 क्या है भाई? देखो, ऐसे। रेप्लिकेशन फैक्टर है, रेप्लिकेशन फैक्टर है, तो रेप्लिकेशन फैक्टर क्या बुलाओगी बताओ? जो हेल्प कर रहा है रेप्लिकेशन होने में। सर वायरस की एप्लीकेशन के लिए मुझे हेल्प मैं जब पूछ रहा हूँ ना बला क्या है, तो मुझे आप बताओगे कि सर ये लिपिड है, कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, जीन है, ये क्या है? प्रोटीन। जीनोमिक प्रोटीन। प्रोटीन है प्रोटीन, सर। इट्स अ प्रोटीन नेचुरली। सो siRNA हमेशा एक्टिव उसी, इट्स अ प्रोटीन। siRNA EBNA1 प्रोटीन के अगेंस्ट काम करता है और इसको इनहिबिट कर देता है, और जिसकी वजह से EBV वायरस की जो ग्रोथ है वो कम हो जाती है। करेक्ट? अब यही चीज डिजाइन, ये चीज मतलब इसमें मैं ये समझ रहा हूं कि एप्स्टीन बार वायरस की वजह से जो ट्यूमर हुआ है, उस ट्यूमर का एक बेसिक प्रोटीन जो है वो EBNA1 है। अब ये टारगेट है बेसिकली, जैसे अभी मैंने बोला ना ह्यूमन पैपिलोमा वायरस, तो ह्यूमन पैपिलोमा वायरस की वजह से हेड एंड नेक कार्सिनोमा होता है। सिमिलरली एप्स्टीन बार वायरस की वजह से भी कोई ट्यूमर होता है। अगर आप सर्च करना चाहते हो तो आप सर्च कर लो, एप्स्टीन बार वायरस डिपेंडेंट ट्यूमर, तो आपको पता चल जाएगा कि वो कौन कौन सी जगहों पर ट्यूमर करवाता है। किस किस में है जी? ये बर्केट लिम्फोमा में है, नेसोफेरेंजियल कार्सिनोमा में है, इंक्लूड हॉजकिंस डिजीज, पोस्ट ट्रांसप्लांट लिम्फोटिक डिसऑर्डर, टी सेल नॉन हॉजकिन, मतलब ये सारे के सारों की प्रोग्नोसिस के अंदर EBV पड़ा हुआ। और इस EBV का जब उन्होंने मैकेनिज्म देखा होगा, तो मैकेनिज्म देखते हुए उन्होंने ये देखा होगा कि ये वाली प्रोटीन जो है, अगर हम इसको इनहिबिट कर दें तो EBV वायरस जो है वो ट्यूमर जो है वो इनहिबिट हो जाता है, या उसकी ग्रोथ खत्म हो जाती है। करेक्ट? So this is how this works.
अच्छा जी, एक होर कर लेने उस तो बाद फिर छुट्टी। ए दसो मैनू हुन कौन बताएगा, कौन हिम्मत उठा लेगा? हमना मेरे साथ है, हमना बताओ। हमना, हमना मतलब हसीन फातिमा, हसीन फातिमा। जी बताइएगा इस टॉपिक का मानी क्या है? ये बहुत काम आएगा आपको ये एक्सरसाइज डाउन द रोड। सर इसमें डॉक्सिरूबिसिन के साथ इंटरल्यूकिन 10 का इफेक्ट जो है वो चेक किया हुआ है कि वो उसको इनहेंस कर रहा है कि नहीं, आई गेस। मुझे नहीं समझ आया भाई। आप ईबीवी स्टार्ट, मैं जुमला पढ़ना एप्सिन शुरू करता हूँ। इंटरल्यूकिन 10 नॉकडाउन, इसका क्या मतलब है? सर कि वो इंटरल्यूकिन 10 बनना खत्म हो रहा है। व्हाट इज इंटरल्यूकिन 10? कीमो व्हाट इज सॉरी इंटरल्यूकिन 10? साइटोकाइन है ना, प्रो इन्फ्लेमेटरी साइटोकाइन है ये। बल्कि एंटी इन्फ्लेमेटरी मैं साइटोकाइन है ना। इतना साइंसदान नहीं हूँ यार, सीधी सी बात है, ये प्रोटीन है। यस सर। थिंक इन टर्म्स ऑफ प्रोटीन्स एंड जीन्स, बाकी कॉम्प्लिकेटेड टर्मिनोलॉजी को जेहन से निकाल दो। ठीक है, ये प्रोटीन है जिसको टारगेट किया है एसआईआरएनए ने, मतलब एसआईआरएनए यूज किया गया है इस प्रोटीन को नॉकडाउन करने के लिए। ठीक है, इस प्रोटीन को जब नॉकडाउन करके डॉक्सोरोबिसिन की कीमोथेरेपी की गई इन ईबीवी पॉजिटिव ट्यूमर्स by inducing lytic cycle of this pathway। तो बेसिकली वो ये कह रहा है कि अगर आप एसआईआर इस चीज को इंटरलूकिन 10 को नॉकडाउन कर दो तो डॉक्सोरोबिसिन की एक्टिविटी बढ़ जाती है ईबीवी पॉजिटिव ट्यूमर्स में। कैसे बढ़ जाती है? इस पाथवे के अंदर, इस पाथवे के अंदर नेचुरली इंटरलूकिन 10 का कोई ना कोई रोल होगा, राइट? इस पाथवे के अंदर इंटरलूकिन 10 का रोल है, इसलिए हमने इसको नॉकडाउन किया। तो जब इसको नॉकडाउन किया तो डॉक्सोरोबिसिन की एक्टिविटी बढ़ गई। डज दिस मेक सेंस? अगर आप सर मेरी वो तरह यस से सर। पाथवे को इनहिबिट कर रहे हैं। पाथवे को कैसे इनहिबिट कर रहे हैं? बाय टारगेटिंग इंटरलूकिन 10। यस सर। अब ये बायोलॉजिस्ट का काम है जो कि ये आइडेंटिफाई करते हैं कि कौन सी प्रोटीन जो है वो कि इंपॉर्टेंट है किसी पाथवे के, और उसको नॉकडाउन करने से क्या रिजल्ट नजर आ सकता है। गॉट इट? कैंसर लेटर के अंदर था। अच्छा जी आगे ए दसो जी, होने से दिमाग थोड़ा जा होर चलाओ। ए भी इतनी औखी औखी चीजें, मुझे ये औखी औखी चीजें ना बहुत सौखी लगती हैं। सिर्फ मुझे इतना पता है कि चेक करता हूँ कि ये प्रोटीन है, जीन है, क्या है, न्यूक्लिक एसिड है, लिपिड है, कार्बोहाइड्रेट है, क्या बला है, पाथवे है, क्या चीज। अगर आप इन टर्म्स पे सोचना शुरू कर दोगे आपकी जिंदगी रिसर्च पेपर्स के लिए बहुत आसान हो जाएगी। ठीक है, कौन है मेरे साथ? नौरीना नसीम, अब आपकी बारी है, बताइए। नौरीना नसीम बात कर सकती है? नहीं कर सकती, चलो। इरम शहजादी, चलो तुम्हारी बारी है। इरम शहजादी नहीं? यस सर यस। चलो जी, इस पांचवें टॉपिक को पढ़ना Sir, MIR 4721 induced by EBV MIR BART22 targets GSK3 beta to enhance the इतनी हो tumorigenic. मेरी यहाँ तक ही, मेरी मतलब बत्ती गुम हो गई है। MIRNA 4721 induced by EBV MIR BRAT22, यानी कि ये कॉमा लगाया हुआ है, इधर भी कॉमा लगाया हुआ है, MIRNA 4721 लिखा हुआ है। तो सर MIR 4721 जो कि इंड्यूस होता है बाय EBV जो भी आगे लिखा है, तो उससे जो टारगेट फिर वो यस हाँ टारगेट फिर करता है। ये टारगेट करता है GSK3 बीटा को, जिससे जो है इनहेंस हो जाती है ट्यूमरोजेनिक कैपेसिटी ऑफ NPC एनपीसी थ्रू क्या चीज है? द WNT बीटा कैटेनिन पाथवे। अच्छा, ये होगी गल, मैंने समझ नहीं आई। ये माइक्रो आरएनए
इस प्रोटीन को टारगेट करता है जो कि ट्यूमरोजेनिक एक्टिविटी ऑफ दिस ड्रग NPC must be a drug given the context. I can see that क्योंकि tumorogenic capacity of NPC should be a virus or something because it is NPC stands for neoplastic cells which have a pathway this. yeah. तो बेसिकली क्या कर रहा है कि माइक्रो आरएन, अच्छा अब इससे क्या पता चला, हाँ, क्या बात है, मजा आ गया। अगर मैं माइक्रो आरएनए 4721 को टारगेट कर दूं तो क्या होगा? तो जो एनपीसी का ये जो पाथवे है ये बंद हो जाएगा, जिसकी वजह से एनपीसी की ट्यूमरोजेनिक कैपेसिटी खत्म हो जाएगी। तो ये वाली जो पर्टिकुलर नियोप्लास्टिक सेल्स होते हैं उनकी ग्रोथ नहीं होगी, इसकी ट्रीटमेंट हो जाएगी। That's what it is. This is pure biology thing. It has nothing to do with delivery or anything. Got it? So you are understanding what I am trying to do? अब Yes, sir. बिलीव इन की कसम से मैं ये बता रहा हूँ, मैंने बिल्कुल ये टॉपिक्स को हाथ भी नहीं लगाया, सिर्फ ये देखा था कि ईमेल आई है, राइट? मैं गलती भी कर सकता हूँ, ये नहीं कि मैं कोई अल्लामा हूँ हर चीज का, मैं गलती भी कर सकता हूँ, लेकिन समझने की कोशिश में ये कर रहा हूँ कि मैं सिर्फ ये जानने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये स्किल है, अगर आपके अंदर ये आ जाए कि आप टाइटल को पढ़कर स्टडी को समझ सको। ठीक है, अच्छा जी, इरम शहजादी आप मेरे साथ फिर रहो। ड्यूरेबल प्रोटेक्शन फ्रॉम HSV2 transmission following intravaginal application of siRNA targeting both a viral and host gene। ऐ दसो की चीज लास्ट सर ये प्रोटेक्शन, इसमें हम लोग इंट्रावेजाइनल टारगेटिंग कर रहे हैं बाय यूजिंग एसआरएनए, जो हमें फिर प्रोटेक्ट करेगा फ्रॉम herpes simplex VAIRA2 ट्रांसमिशन। How did you come to this conclusion? So we can have durable protection from herpes simplex virus 2 transmission। HSV कह लो, HSV2 transmission। Yes, following intravaginal application of siRNA targeting। टारगेटिंग किसको कर रहे हैं? This disease is about what? What is the key word in this all sentence? इस सारे सेंटेंस के अंदर की वर्ड क्या है? सर ट्रांसमिशन को रोक रहे हैं। Yes, HSV transmission। एसटीडीज की ट्रांसमिशन को रोक रहे हैं, इसलिए उन्होंने एक डिफरेंट रूट सिलेक्ट किया है और बोथ होस्ट और वायरल जीन को वो टारगेट कर रहे हैं। अभी हमें देखना होगा कि होस्ट जीन कौन से थे और वायरल जीन कौन से थे, और इन्होंने एसआईआरएनए कौन सा यूज किया इन वायरल जीन्स के और होस्ट जीन्स के टारगेट्स के लिए। और उन्होंने एक एसआईआरएनए यूज नहीं किया होगा, इन्होंने मल्टीपल एसआईआरएनए यूज किए होंगे HSV2 की ट्रांसमिशन को रोकने के लिए। सो बेसिकली दे आर एक्चुअली ट्राइंग टू प्रिवेंट द ट्रांसमिशन ऑफ HSV2। ठीक है, अब ये एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि व्हाई दे आर डूइंग इट, आई डोंट नो, मे बी to prevent the STD to happen to their kids, I am not sure, it's just my vague understanding। ओके सर, तो अभी तक ये हो गई कहानी, अब मुझे थोड़ा सा रिवीजन करा दो। मैंने आर्टिकल पढ़ाना सीखा है, आर्टिकल पढ़ने के लिए साइंस की, मेडिकल साइंस के अंदर आर्टिकल पढ़ने के लिए ऑलवेज थिंक इन टर्म्स ऑफ बेसिक टर्म्स। बेसिक टर्म्स आर जीन, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, पाथवे। बात समझ आ गई? दीज आर द बिकॉज किसी भी इंसान के पास इतनी सलाहियत नहीं है आज के दौर पे कि वो हर पाथवे को जानता हो। देयर आर बिलियंस ऑफ पाथवे, ठीक है, और जो साइंसदान होता है वो किसी एक पाथवे पे काम कर रहा होता है, राइट। लेकिन आपको सिर्फ ये पता होना चाहिए कि पाथवे होता क्या है, व्हाट इज पाथवे। जैसे ग्लाइकोलाइसिस एक पाथवे है, राइट, जिसकी वजह से ग्लूकोज पायरुवेट में कन्वर्ट हो जाती है, राइट। या फिर मैं ये कह देता हूँ कि हेक्सोस मोनोफॉस्फेट पाथवे है, वो उसकी वजह से क्या होता है कि ग्लूकोज राइबोज में कन्वर्ट हो जाती है।
ठीक है, 5-6 मेंबर्ड ग्लूकोज होती है वो 5 मेंबर्ड ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाती है। फिर इसी तरह से अगर आपको थोड़ी सी पैथोलॉजी पता है, थोड़ी सी पैथोलॉजी अगर आपने रॉबिन्स की थोड़ी सी पढ़ी हुई है, तो आपको पता चल जाएगा कि इन्फ्लेमेशन भी एक पाथवे है। ठीक है, ट्यूमरोजेनेसिस भी एक पाथवे है। जो जो ये जो ट्यूमर्स के अंदर ब्लड वेसल्स बनते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं भाई, बोलो मोहम्मद अली, क्या कहते हैं जो ब्लड वेसल्स बनती हैं? एंजियोजेनेसिस, एंजियोजेनेसिस। अब एंजियोजेनेसिस, एंजियोपोइटिन एंड वेज, हाँ, वो उसमें होता वो भी एक पाथवे है। तो साइंसदान क्या कर रहे थे, उसमें ये देखना होता है कि उस पाथवे के अंदर क्रिटिकल चीज क्या है, कि जिसको अगर हम इनहिबिट कर दें तो सारी बीमारी खत्म हो सकती है। ठीक है, उसको हम कहेंगे अपनी जुबान में, उस प्रोटीन को हम कहेंगे कि उस प्रोटीन का जो जीन होगा दैट विल बी आवर टारगेट जीन, राइट, एंड दैट वी विल kill through, yeah, we will silence through the siRNA. Got it? एक और आइडिया मुझे ध्यान में आया कि जिसको हमने काम करना है, दैट इज CRISPR-Cas9। siRNA के अलावा ब्रेस्ट कैंसर और न्यूरोडिजेनरेटिव डिजीजेस के अंदर हमने CRISPR-Cas9 के ऊपर भी काम करना है। तो मैं आप लोगों से ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज गूगल पे जाके सिर्फ आप लोगों ने खुद करना है, क्योंकि ये काम इसके ऊपर मुझे जितना आता है उतना ही आपको ही आता है। तो आपने क्या करना है, यूट्यूब पे जाना है, यूट्यूब, you can see my screen, Yes, sir. CRISPR/Cas9। आपने सिर्फ इसके ऊपर वीडियोस कोई, मतलब इस तरह की वीडियो नहीं, टेड टॉक, ये मार्केटिंग वीडियोस होती है। ठीक है, जैसे ये एनिमेशन है, ये एनिमेशन है, तो कम से कम 2 घंटे आपने CRISPR-Cas9 सिस्टम को समझने की कोशिश करनी है कि CRISPR-Cas9 कैसे काम करता है। और प्रॉब्लम विद द CRISPR-Cas9 इज द सेम, जो कि मैं बहुत श्योरिटी के साथ कह सकता हूँ, और वो ये है कि CRISPR-Cas9 भी न्यूक्लिक एसिड बेस्ड चीज है। व्हाट डू यू थिंक? Cas9 तो पूरा एंजाइम है, Cas9 तो पूरा क्या है, एंजाइम। और पूरे के पूरे एंजाइम को, और काम उसने कहां पर जाके करना है, न्यूक्लियस के अंदर, बिकॉज जीन न्यूक्लियस के अंदर पड़े हुए। ठीक है, तो उसने सबसे पहले सेल मेम्ब्रेन क्रॉस करनी है, सेल मेम्ब्रेन क्रॉस करने के बाद उसने न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी क्रॉस करनी है, और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्रॉस करने के बाद न्यूक्लियस के अंदर जाना है, राइट। सो वी नीड अ ट्रांसफेक्शन एजेंट। दिस इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम। if someone could solve this problem, the next Nobel Prize is for him or her. You are understanding me? What is the problem? न्यूक्लिक एसिड बेस्ड थेरेपी का प्रॉब्लम, सबसे बड़ा प्रॉब्लम न्यूक्लिक एसिड बेस्ड थेरेपी का ये है, चाहे वो ओलिगोसेंस न्यूक्लियोटाइड्स हो, चाहे वो माइक्रो आरएनएस हो, चाहे कोई भी दुनिया की चीज हो, राइट, उसका सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि हाउ कैन वी डिलीवर दिस थिंग इन इट्स इंटैक्ट फॉर्म टू इट्स टारगेट ऑफ एक्शन, व्हिच इज intracellularly, and cell penetrating peptides are very good targets for like for delivering them into the cells because of their cationic nature and because of their anionic nature। मतलब सेल पेनिट्रेटिंग पेप्टाइड्स जो है वो कैटायनिक होते हैं, और जो न्यूक्लिक एसिड जो होते हैं वो एनायनिक होते हैं, तो उनके फिजिकल इंटरेक्शन के साथ एक कॉम्प्लेक्स बना लेते हैं, और कॉम्प्लेक्स बना के सेल के अंदर घुसा सकते हैं, राइट। इट्स अ पोटेंशियल। ओके, मजे की बात है कि लाइपोफेक्टामिन एक बला है जो कि बायोलॉजी के अंदर सिर्फ इन विट्रो एसिड्स के अंदर इस्तेमाल होती है। लाइपोफेक्टामिन, गूगल करना आप लाइपोफेक्टामिन को, जो कि बहुत अच्छा ट्रांसफेक्शन एजेंट है। आज के दिन तक, आज की तारीख तक सबसे बेहतरीन ट्रांसफेक्शन एजेंट जो कि पूरी ग्लोबली इस्तेमाल हो रहा है, और वो बहुत उसकी मार्केट है। ठीक है, मतलब बहुत बड़ी मार्केट है उसकी। तो जो भी जीन थेरेपी पे काम कर रहा है, ही इज डिपेंडेंट अपॉन, और शी इज डिपेंडेंट अपॉन लाइपोफेक्टामिन, बिकॉज उसने siRNA को अगर घुसाना है तो लाइपोफेक्टामिन के जरिए से, और जब हम करते हैं तो कंट्रोल होता है हमारा, वो पॉजिटिव कंट्रोल है लाइपोफेक्टामिन। तो वी एक्चुअली कंपेयर आवर थिंग विद द लाइपोफेक्टामिन, राइट। if our thing is like our cell penetrating peptide is behaving better than the lipophectamine or not, अगर आप सिर्फ वो बना लो, उसको पेटेंट कर लो, तो आप मिलियनेयर फौरन ही हो जाओगे, बहुत बड़ी गेम में आ जाओगे, बहुत बड़े बिजनेस में आ जाओगे आप, सिर्फ लाइपोफेक्टामिन जैसी कोई चीज बना लेते हो। क्योंकि लाइपोफेक्टामिन, आप सिर्फ गूगल करो लाइपोफेक्टामिन की मार्केट कितनी है,
शेयर करके देखते हैं। लाइपोफैक्टामीन मार्केट वैल्यू कितनी है भाई, बोलो। 871.9 million. देख लो, इट इज अप्रोचिंग 1 बिलियन, राइट? ट्रांसफैक्शन एजेंट Yes. 1 बिलियन डॉलर की मार्केट है। चलो 1 बिलियन डॉलर नहीं मिलता है, कोई सानू 1 मिलियन डॉलर भी मिल जाए तो काफी। गॉट इट? 1 मिलियन डॉलर की ग्रांट तो आसानी से मिल सकती है आपको, सिर्फ यही नंबर देने के बाद कि आपने अगर कोई सेल पेनिट्रेटिंग पेप्टाइड बना दिया। लेकिन ਇਹ ਦੇਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਅੱਜ 10 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਹਜੇ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਇਹ ਨੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਬੇਸਿਕ ਅਲਫਾਬੈਟਸ ਆ ਜਾਣ। we understand the basic alphabets of understanding a study, how to understand a study. मोहम्मद अली, आज की जो मैंने तुम्हें स्टडी करना सिखाया, इससे तुम्हें कुछ इंसाइट्स मिली? जी सर, काफ़ी जो था वो फ्रूटफुल था। और जैसे कि सर आपने क्विक रिव्यूइंग हमें दिखाई कि मतलब पेपर को किस तरह स्कैन करना है क्विकली, अच्छा, तो दैट वाज रियली हेल्पफुल। ये तो जो टाइटल्स के मीनिंग ढूंढने की कोशिश की, वो आप करते हो पहले? जी सर, हम भी इसी तरह करते हैं कि मतलब बेसिक टर्मिनोलॉजी से ही सर्च करते हैं। वेरी गुड। तो ये बेसिक टर्मिनोलॉजी से फायदा खालिद आप सर्च करती थी पहले? यस सर, मैंने आपको भेजे भी थे ना अपना, मैंने तो आपको पूरा स्क्रीनशॉट भी भेजा था जो जो मेरी फाइंडिंग्स थी। ओ, आपका तो फाइंडिंग मेरे साथ डिस्कस करूं, शेयर कर ले सर अगर आपको सही लगता है। ऑब्वियसली आप सब लोग ही पार्टिसिपेंट हैं। किधर गया किधर गया किधर गया किधर गया, I don't know, कहाँ बिकॉज गया? आई वाज लुकिंग एट आरएनए, और दूसरा ये कि कैसे आप उसको। ये मुझे नजर नहीं आ रही। जी सर, आप फाइजा अनीस के करके ईमेल एड्रेस है। वो तो है, लेकिन मेरी समझ में नहीं आ रही। चलो, मैं आपको ईमेल दोबारा कर देती हूँ। नहीं, मिल जाएगी, कहीं ना कहीं होगी। एनीवेज इट्स ओके। चलो मैनू ये दसो, हुन अगली कहानी मैं पूछांगा आपसे कि भाई ये बताओ कि अभी तक जो हमने पढ़ा है, 1 घंटा तो हो गया, बस थोड़ी मुझे बता दो। आर यू कॉन्फिडेंट विद serum stability experiment? Are you Yes. confident with binding affinity experiment? Are you confident with cytotoxicity experiment? No, you are not confident, and you should not be confident, because I have something for you, and I will not send it to now because I have to edit it, just showing you that I am working on it for you people, just to increase your interest about that. पेप्टाइड सिंथेसिस वीडियोस किधर है भाई, यहाँ पर दिखाओ, ये देख लो, और ये देख लो कि MTS ऐसे, ये क्या पास। तो ये ऐसे, ये है मिसाल, छोटी सी वीडियो दिखा रहा हूँ कि ये मैंने एक्सपेरिमेंट किया। MTS reagent, so if you see what is written over here, it's cell type cell। तो बेसिकली मैं ये कैम्पेसिया के ऊपर जाके ये छोटे छोटे के इसको थॉ कैसे करते हैं, फिर थॉ करने के बाद MTS reagent वाटर बाथ, फिर उसके बाद ये मल्टी चैनल पाइपेट को सेट कैसे करते हैं, फिर उसके बाद वेल्स के अंदर किस तरह से MTS रिएजेंट डालते हैं। और मैं गलत जगह पर पहुंचा हुआ हूँ, मुझे ये देखना चाहिए। कोई मेरी हेल्प कर सकता है कैम्पेसिया में? सारे तो इसे आपने क्या पूछा? कोई मेरी हेल्प कर सकता है कैम्पेसिया के अंदर? कोई वेला हैगा? मेरा ये पूछने का मतलब हैगा, बाकी और कुछ नहीं पूछेगा। कोई वेला हैगा? चलो अभी रिकॉर्डिंग स्टॉप, ज्यादा लंबी हो रही है, बंद करता हूँ मैं रिकॉर्डिंग।